हेलो गाइस, सीडीपी बाय निखिल सर की क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम सीटेट सुपर सीरीज़ में एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं बच्चे। हमारे उससे पहले हमने 2 कंप्लीट कर लिए अपने टॉपिक, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और एक किया हमने सोशलाइजेशन। आज हमारा थर्ड टॉपिक है जेंडर, यानी कि लिंग के ऊपर हम बात करेंगे। और हमारा जो जेंडर टॉपिक है वो सीटेट का फेवरेट टॉपिक है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही है बच्चे। ठीक है। और आपके अदर टेट में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आपका केवीएस, एमपी टेट, बिहार टेट, एच टेट, और आपका DSSB रेट में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं बच्चे। तो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझते हुए चलेंगे। कुछ मैंने 20 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस रखे हैं मैंने इसमें। तो इसको अच्छे से कंसेप्ट के थ्रू हम क्वेश्चंस को समझते हुए चलेंगे और अच्छे से इसको कवर करते हुए चलेंगे इस टॉपिक को। अगर अदर टेट का बच्चा भी इस सीरीज़ को फॉलो करता है तो बच्चे उसको हेल्प मिलेगी, और यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकता है बच्चा इस सीरीज़ के थ्रू। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं बच्चे, और शुरू करने से पहले अपने जोश और उत्साह के साथ हम अपने मोटिवेशनल थॉट से क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा जो मोटिवेशनल थॉट है बच्चा, वो है तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। तो बच्चे, हमारा मोटिवेशनल थॉट के बाद हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले हम जय हिंद जय भारत के साथ अपनी क्लास को शुरू करते हैं, और अपने जेंडर टॉपिक को, यानी कि जो हमारा सीटेट का फेवरेट टॉपिक है, उसको हम अच्छे से समझते हुए चलते हैं और कंसेप्ट के थ्रू क्वेश्चंस करेंगे बच्चे, अच्छे से समझ के करेंगे। और उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो, तो आप इसको लाइक कर सकते हो। और जो आपके दोस्त हैगे, अगर किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और अच्छे से कंसेप्ट को समझते हुए चलते हैं। तो बच्चे, अब हम अपने जेंडर टॉपिक को शुरू करते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक हैगा, और अपने आप में बेहतरीन हैगा बच्चे एक टॉपिक ये। तो जेंडर की हम बात कर लेते हैं बच्चे। जेंडर, और जिसको हम बोलते हैं लिंग बेटा। क्या बोलते हैं बच्चे? लिंग। ठीक है। और जेंडर, और एक हम टर्म लिख देते हैं यहाँ पर। 1 मिनट बच्चा। एक तो हो गया आपका जेंडर, जिसको हम लिंग बोलते हैं, और एक होता है बच्चे यहाँ पर सेक्स। ठीक है। दोनों का मीनिंग हिंदी में, यानी कि अनुवाद जो होता है वो लिंग ही होता है। सेक्स को भी लिंग ही बोलते हैं और जेंडर को भी लिंग ही बोलते हैं बच्चे। ठीक है। अब हम इनके मीनिंग को जानते हुए चलते हैं। जो आपका जेंडर हैगा बच्चे, जो आपका जेंडर है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है बच्चे। ठीक है। समाज के द्वारा बनाया गया एक संरचना है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है। सोशल कंस्ट्रक्ट है बच्चे, सामाजिक संरचना है। हिंदी में हम बोले तो इसको क्या बोलते हैं? जेंडर को एक सामाजिक संरचना है बच्चे। क्या है? सामाजिक संरचना। ठीक है। सामाजिक संरचना है। और अगर हम यहाँ पर सेक्स की बात करें, यानी कि इसको भी हिंदी में हम क्या बोलते हैं? लिंग बोलते हैं बच्चे। ठीक है। अगर हम सेक्स की बात करें यहाँ पर, तो ये एक बायोलॉजिकल है बच्चे। बायोलॉजिकल है, यानी कि हिंदी में हम बात करें इसकी जैविक संरचना है एक। ठीक है। जैविक है। अगर बच्चे आपका ये जेंडर, और यहाँ पर आपका क्वेश्चंस बनता है जो, और एक आता है आपका सेक्स। ठीक है। दोनों में हिंदी में मीनिंग एक ही है, लिंग। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो बच्चे, तो आपको एक बारी इंग्लिश की टर्म भी देखनी पड़ेगी वहाँ पर, क्योंकि जो क्वेश्चंस पेपर आता है वो आता है हमारा बाइलिंगुअल। ठीक है।
तो आपसे अगर जैसे जेंडर के बारे में पूछ रहे हैं और आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, तो वहाँ पर आपने लिंग को ध्यान में रखकर अपना आंसर दे दिया। अगर आपने इंग्लिश की टर्म को देखा होता तो आपका आंसर गलत नहीं होता बच्चे। जैसे आपसे जेंडर के बारे में पूछ रहे हो और आपने वहाँ पर सेक्स टर्म को देखकर अपना आंसर बायोलॉजिकल लगा दिया, ठीक है। पर लेकिन आपसे जो इंग्लिश में यहाँ पर टर्म दी गई थी, वो जेंडर दी गई थी, जो इसका आंसर होता वो होता कंस्ट्रक्ट, यानी कि सोशल कंस्ट्रक्ट। और जो आपका जेंडर हैगा बच्चे, जो आपका जेंडर है वो एक सामाजिक संरचना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल के लिए, मेल और फीमेल के लिए, पहले से ही जो अवधारणा है वो तैयार की गई है वहाँ पर, ठीक है। किसके द्वारा? समाज के द्वारा। जैसे आपने देखा होगा जो मेल होते हैं बच्चे, मैं जेंडर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर अभी, जो आपके मेल है के बच्चे, वो हमेशा कहाँ पर बाहर जाकर काम करते हैं, ठीक है, जैसे नौकरियों पर जाते हैं। और जो आपकी फ़ीमेल हैगी, जैसे महिलाएं हैगी, वो सिर्फ बच्चे का पालन पोषण और किचन में काम करती है, रसोई घर में काम करती है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा निर्धारित किए गए हैं बच्चे? ये हमारे समाज के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सामाजिक संरचना बोलते हैं। इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट बच्चा, ठीक है। जेंडर हमारा क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है बच्चा। होपफुली आपको जेंडर समझ में आया होगा बच्चे। अब हम सेक्स की बात करें, जिसको हम हिंदी में अनुवाद करें तो इसका लिंगी लिखा आता है हिंदी में भी इसका, ठीक है। हिंदी में देखें तो जो सेक्स होता है वो बच्चे बायोलॉजिकल होता है, अभी हमने बात करी थी इसके बारे में। ये फिक्स होता है बच्चे, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। मेल है मेल ही रहेगा, फीमेल फीमेल ही रहेगा, ठीक है, इसमें नो चेंज बच्चे। और ये सोशल कंस्ट्रक्ट नहीं है, ये बायोलॉजिकल है, ठीक है, एक जैविक संरचना है, ठीक है। और अगर आपको ये क्वेश्चंस आता है तो आपने, अगर यदि आप हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हो बच्चे, तो आपको एक बारी इंग्लिश टर्म को भी देखना होगा और उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को टिक करना होगा, ठीक है। क्योंकि आप हिंदी मीडियम के थ्रू ही इस क्वेश्चंस का आंसर कर देते हो तो आपका आंसर शायद गलत हो सकता है, क्योंकि आप लिंक को देखकर वहाँ पर अपने आंसर दे रहे होगे, पर आपसे पूछा जा रहा होगा जेंडर और जो सेक्स हैगा, हिंदी में इनका अनुवाद लिंग ही होता है, पर लेकिन जेंडर और सेक्स ये अलग अलग टर्म है इंग्लिश में, तो इसके अकॉर्डिंग हम अपने आंसर का पता लगाते हैं। जेंडर होगा तो वो सोशल कंस्ट्रक्ट होगा, और जो आपका सेक्स होगा वो बायोलॉजिकल होगा, ठीक है बच्चे। तो हमारे से एक क्वेश्चंस पूछा गया है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन जो हैगा हमारा, अभी हमने जो कंसेप्ट तैयार किया है तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो जेंडर क्या है? जेंडर इज़ अ एन, ए कहता है बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट है, बी है साइकोलॉजिकल एंटिटी है, सी है सोशल कंस्ट्रक्ट है, या डी इकोनॉमिक कंसेप्ट है। तो अभी हम पढ़ के हटे हैं बच्चे, अपने कंसेप्ट को तैयार करके हटे हैं कि जो हमारा जेंडर हैगा वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, यानी कि सामाजिक संरचना है, समाज के द्वारा निर्धारित किया गया है कि जो आपका मेल हैगा वो बाहर जाकर काम करेंगे और फीमेल जो हैगे वो घर में काम करेंगे, बच्चे का पालन पोषण करेंगे, रसोई में काम करेंगे, ठीक है। इनके रूप में जो भी काम निर्धारित किए गए हैं वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। तो ये था आपका जेंडर, ठीक है। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद बात करते हैं हम इक्वालिटी। इम्पोर्टेंट टर्म है बच्चे, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलना, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके सीटेट में, आपके मैथ पेडागोजी में भी यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बच्चे बनते हैं, अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको करते हुए चलेंगे।
अच्छे से। तो बच्चे अब हम अपने इक्वालिटी को जान लेते हैं, यानी कि इसमें एक टर्म हैगी, यानी कि 2-3 टर्म दे रखे हैं यहाँ पर, तो उनको समझते हुए चलेंगे बच्चे उन टर्मों को। जैसे आपका एक टर्म होती है इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स समानता, समानता, ठीक है। अगर हम एक वर्ड में इसको डिफाइन करना चाहें, डिस्क्राइब करना चाहें बच्चे, तो हम कह सकते हैं समान रूप से एक नज़र में सभी को देखना, ठीक है। सभी के साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को प्रोवाइड करवाना, ठीक है। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, ठीक है, समान रूप से देना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, सभी को समान दृष्टि से देखना, ठीक है, वो एक इक्वलिटी है, ठीक है। और हम सेकंड टर्म है कि हमारी वो है, कलर चेंज कर लेते बच्चे, तो वो है हमारा जेंडर बायस, ठीक है। जेंडर बायस क्या थी बच्चे हमारी नेक्स्ट टर्म है हमारी जेंडर बायस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जेंडर पक्षपात। हिंदी में क्या बोलते हैं? जेंडर पक्षपात। जो आपका जेंडर बायस हैगा उसमें हम क्या करते हैं बच्चे, एक पक्ष की ओर अपना मत रखते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हुए चलते हैं। हम एक क्लासरूम में आगे और हम टीचर है, ठीक है। तो एक टीचर है कि क्लासरूम में उसने लड़कियों की बजाय लड़कों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया पढ़ाने में, क्योंकि वो मानते हैं कि भाई जो मैथ हैगा बच्चे वो लड़के अच्छे से जल्दी सीखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर उसने क्या 2 टर्म को वहाँ पर अप्लाई किया उन्होंने अपनी क्लासरूम में। एक तो किया बच्चे जेंडर बायस, ठीक है, यानी कि पक्षपात, और एक किया बच्चे आपका स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जिसको हम नाम देते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को क्या बोलते हैं? रूढ़िबद्धता। रूढ़िबद्धता, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, उसको भी हम अच्छे से देखते हुए चलेंगे। और यहाँ पर हम जेंडर स्टीरियोटाइपिंग और जेंडर बायस को समझते हैं। जो आपका जेंडर बायस हैगा, यानी कि आप एक पक्ष की ओर अपना मत रखते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हो? जेंडर बायस कर रहे हो, ठीक है। और हम अब जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को समझते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है बच्चे? जेंडर स्टीरियोटाइप्स होता है जो हमारी सदियों से जो परंपरा, ट्रेडिशनल परंपरा जो हमारी चली आ रही है, उनको हम बिना विश्वास करे फॉलो करते जा रहे हैं, ठीक है, अपने जीवन में उनको अप्लाई करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा अभी तक ये धारणा बनी हुई है कि जो मेल हैगे वो बाहर जाकर काम करेंगे, और जो आपकी फीमेल हैगी यानी कि जो महिला हैगी वो बाहर काम नहीं करेगी, यानी कि नौकरी नहीं करेंगी, वो अपने घर में काम करेगी, अपनी किचन को देखेगी, अपने घर का काम करेंगी, अपने बच्चे का पालन पोषण करेगी, ये सब, ठीक है। तो ये जो हमारी धारणा, परंपरा, जो रूढ़िबद्धता प्राचीन काल से चली आ रही है बच्चे, तो ये स्टीरियोटाइपिंग की एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल आपका बहुत फेमस है, जैसे काफ़ी आपने सुना भी होगा, जैसे जो बनिए होती है, बनिए जो होते हैं वो कंजूस होते हैं। देखिए ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ बच्चे, ऐसे स्टीरियोटाइपिंग कह रही है, ठीक है। जो हमारे समाज में रूढ़िबद्धता धारणा यानी कि अपनाई गई है, और उसको ध्यान में रखते हुए जैसे धारणा बनियों के ऊपर बन रही है बच्चे, कि सुना यही जाता है कि जो बनिए होते हैं वो कंजूस होते हैं। ऐसी धारणा जो हैगी
वो बनी हुई है हमारे दिमाग में, ठीक है। तो ये थी हमारी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। एक एग्जांपल और लेते हैं हम इसका स्टीरियोटाइपिंग का। जैसे आपने देखा होगा जो किसान होते हैं, जब हम किसान का नाम लेते हैं तो अपने आप में एक स्टीरियोटाइप हमारे दिमाग में तैयार हो जाती है कि जो किसान होगा वो बहुत मेहनती होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनती होगा, ठीक है। और जो अंग्रेज लोग थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कैसे थे, कॉन्फ्लिक्ट थे, ठीक है, ज़्यादा उनमें फीलिंग नहीं थी, भावना नहीं थी, ठीक है, प्रेम भावना पैदा नहीं थी उनमें, ठीक है। जब हम अंग्रेज लोगों का नाम लेते हैं, जब हम प्राचीन युग की बात करें, तो हमारे उसमें एक स्टीरियोटाइपिंग निकल कर आती है कि जो हमारे अंग्रेजी लोगों ने हम पर इतने सालों शासन किया, तो हमारी ये धारणा बनकर आती है, ठीक है। तो ये थे बच्चे हमारी स्टीरियोटाइपिंग के कुछ एग्जाम्पल। अब हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसको समझते हुए चलते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या किया बच्चे, जेंडर का मीनिंग कर लिया और सेक्स के बारे में भी जान लिया, ठीक है, उनकी दोनों टर्म को समझ लिया, जेंडर बायस समझ लिया हमने, और जेंडर बायस के बाद इक्वेलिटी किया हमने, इक्वेलिटी के बाद हमने जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कर लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारे से पूछा गया। तो इसका राइट आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर ए था, सॉरी ऑप्शन नंबर सी था, जो आपसे क्वेश्चंस फर्स्ट में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखता है कि जो बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, आपको ये बताना है चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मैं हर बारी बताता हूँ बच्चे, आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछा जाए उसको अच्छे से केयरफुली रीड करें, और जहाँ पर आपको एक्सेप्ट दे रखा हो, नोट दे रखा हो, लिस्ट दे रखा हो, उस क्वेश्चंस को केयरफुली होकर अच्छे से रीड करें बच्चे, और उसका आंसर भी ध्यान से दें। जैसे आपसे पूछ रहे हैं डैश को छोड़कर आपको ये बताना है कि लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं कहाँ से, ठीक है, तो वो कौन सा है, एक्सेप्ट पूछ रहे हैं आपसे। ऑप्शन नंबर ए कहता है मीडिया। बच्चे मीडिया तो हो सकता है, ठीक है, तो मीडिया तो होएगा नहीं। सोशलाइजेशन से भी हम जेंडर रोल्स सीख सकते हैं, ठीक है, एक्वायर कर सकते हैं, कल्चर से भी कर सकते हैं। पर ट्यूटरिंग यानी कि ट्यूशन्स ट्यूशन्स थोड़ी लेते हैं हम जेंडर रोल्स के लिए। कभी आपने देखा है कि ट्यूशन में ये चीज़ें सिखाई जाती हो? नहीं बच्चे। जो आपका ट्यूटरिंग होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये आपका एक्सेप्ट पूछा गया था, तो यही आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि जो कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, ये किसका उदाहरण है? देखिए मैंने अभी एक एग्जाम्पल ही लेकर समझाया था, जो टर्म मैंने अभी समझाई थी उससे रिलेटेड एक टर्म यहाँ पर पूछी जा रही है, तो उसको हम अच्छे से देखते हुए चलेंगे। अगर वो अभी मैंने जो टर्म बताई थी अगर बच्चे ने अच्छे से सुनी होगी तो अभी उसका आंसर अच्छे से वो करेक्ट कर देगा। जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि कक्षा में एक टीचर हैगी, ठीक है, परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक लड़कियों की तुलना से, यानी कि लड़कियों की तुलना में देखा जाए तो लड़कों पर ज़्यादा अधिक ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चे, ये हमारा जेंडर बायस होता है, यानी कि एक मत की तरफ ध्यान देना। हमने लड़कियों को छोड़कर लड़कों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है, तो ये जेंडर बायस है, जेंडर पक्षपात बोलते हैं जिसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टर्म दे रखी है डी, ऑप्शन नंबर जैसे जेंडर कंसिस्टेंसी। ये बच्चे कंसिस्टेंसी होता है यानी कि एक समय ठहर जाती है, ठीक है, यानी कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, जैसे आप अपने कपड़े चेंज करते रहते हो समय के साथ, ठीक है, तो ये आपकी एक ही समय में एक यानी कि स्थिर रहेगी। अब आप इसमें चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जेंडर कंसिस्टेंसी ये होती है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेंडर बायस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, आ सकता है। और
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हुए चलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है वो है, पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। ये कथन बताता है कि पुरुष और महिलाओं की भूमिका का निर्धारण कौन करता है, ये बता रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए कहता है लैंगिकता, एक अंतर्निहित अवतरण यानी कि जेंडर एज एन इनहेरेंट कंस्ट्रक्ट, या बी कह रहा है जेंडर एज अ हेरिडिटी एंड एंडोमेंट, ठीक है। सी है जेंडर एज एन इंट्यूटिव कंस्ट्रक्ट, या जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। तो जो आपको बता रहा है यानी कि मेल और फीमेल का निर्धारण कौन करता है, हम अपनी टर्म में समझते भी आए हैं अभी, जब हमने जेंडर के बारे में अभी कंसेप्ट समझा था जेंडर का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, क्योंकि इसमें निर्धारण कौन करता है, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। मेल और फीमेल के बारे में, जैसे मेल बाहर जाकर नौकरी करेंगे और जो आपकी फ़ीमेल रहेगी वो घर पर ही काम करेंगी, अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगी, ठीक है, किचन में काम करेगी। जो हमारे समाज ने ये भूमिका तैयार की गई है, उन पर निर्धारण किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली पारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। यानी कि एक टाइपिफाइड करेक्टरिस्टिक्स बतानी है, अप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट सेक्सेस इन द सोसाइटी आर रेफर टू एज। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बी है जेंडर रोल्स, सी है जेंडर आइडेंटिटी, या डी है आपका जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। अभी मैंने एक टर्म आपको समझाई थी, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे, जो हमारी सदियों से अवधारणा तैयार की गई थी, ठीक है। यानी कि जो परंपरा हमारी शुरू चलती आ रही है, उनको हम फॉलो करते जा रहे हैं, वो हमारा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। ऐसा ही ये क्वेश्चन है कि समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली पारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं, ना तो हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं उसको, ना जेंडर रोल्स बोलते हैं, ना जेंडर आइडेंटिटी बोलते हैं। बचा क्या हमारा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आए और क्वेश्चंस है, एक बारी अच्छे से देखते और इसका कंसेप्ट को समझते और चलना बच्चे। एसोसिएटिंग टॉयज, आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग, हाउस होल्ड आइटम्स, occupations and colors with specific sex is a demonstration of, यानी कि आपने एक स्टीरियोटाइपिंग बना ली है। जैसे खिलौने में, जैसे अगर कोई बॉयज़ हैगा यानी कि लड़का आएगा, तो उसको खेलने में यानी कि वो कार से खेलेगा, बाइक से खेलेगा, एरोप्लेन से खेलेगा, ठीक है। और उसको रेड या ब्लू शर्ट पसंद होगी, कलर के बारे में भी। और अगर हम गर्ल के ऊपर बात करें यानी कि लड़कियों की बात करें, तो उसको खेलने में यानी कि उसके टॉयज़ कैसे होंगे, डॉल होगी उसके पास, ठीक है, और किचन का सामान होगा, ठीक है। तो ये सब यानी कि धारणा जो हैगी वो हमारी सदियों से चली आ रही है कि जो बच्चे होंगे उनको ये पसंद होगा और ये होगा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है वो एक जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो खिलौने पूछे गए हैं, पहनावा पूछा गया है, और जो भी आपकी घरेलू सामग्री, व्यवसाय, रंगों की बात की गई है यहाँ पर, तो उसका एक उदाहरण निकल कर आता है, वो है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। क्योंकि ये हमारे समाज में यानी कि पहले से निर्धारित किया गया है कि जो आपका लड़का होगा वो बाइक चलाएगा और
कार से खेलेगा, ठीक है, क्रिकेट खेलेगा, ठीक है। तो ये सारी आपकी पहले से ही धारणा तैयार की गई हो, यानी कि इसको जेंडर स्टीरियोटाइपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों में जेंडर रूढ़िबद्धता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे इफ़ेक्टिव रहेगी, ठीक है, ये बताना आपको, यानी कि प्रभावशाली रहेगी। किसको कम करना आपको? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी को, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग और जेंडर रोल के बारे में बताया था, तो होपफुली आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसको क्वेश्चंस को पढ़ते चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस। ऑप्शन तो सही दिख रहा है, ठीक है। बी भी चेक कर लेते हैं। बी है एम्फेसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल्स। नहीं, आप जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देंगे, सिर्फ एक मत की साइड आप कर रहे, तो वहाँ पर आप जेंडर बायस कर रहे हैं, ठीक है। सी आपका जेंडर सेग्रीगेटेड प्ले ग्रुप्स, आप अलग अलग ग्रुप में उनको जेंडर वाइज करोगे, नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होएगा। डी कहता है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था लगाना, फिर से आप अलग कर रहे हो, तो ऑप्शन नंबर डी भी कट गया। बचा क्या हमारा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस। आप जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा कर सकते हैं और बच्चों को बता सकते हैं, ठीक है, और खुद भी अवेयर हो सकते हैं, ताकि इस टर्म को महत्व दिया जा सके और क्लासरूम में या कहीं पर भी जेंडर बायस टर्म यूज़ ना की जाए, ठीक है, और उसका प्रयोग भी ना किया जाए। तो यहाँ पर डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जेंडर के बारे में आप डिस्कशन कर रहे हो और उनको किसको कम कर रहे हो? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को और जेंडर रोल्स कॉन्फर्मिटी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और जो माता हैगी वो साहसी यानी कि एडवेंचर एक्टिविटीज़ को करती है। तो ये कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? यानी कि रिसेंट में आपको एक करिकुलम तैयार किया गया और उस करिकुलम में कुछ स्टोरी को ऐड किया गया है। उस स्टोरी में कुछ ऐसे, यानी कि स्टोरी को ऐसे तैयार किया गया है, ऐसे प्रेजेंट किया गया है कि उसमें जो मेल हैगा वो तो घर के काम कर रहा है और जो फीमेल हैगी यानी कि महिला हैगी वो बाहर काम कर रही है। यानी कि यहाँ पर किसको दर्शाया जा रहा है, किसको प्रेजेंट किया जा रहा है, किस टर्म को यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चंस में। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं ये जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि ये जेंडर रूढ़िबद्धता को समाप्त करता है। सी कहता है कि ये जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। नहीं, ऑप्शन नंबर डी है ये जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। देखिए, ना तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा बच्चे, ना ही जेंडर कॉन्सिस्टेंसी आ रही है और ना ही जेंडर बायस हो रहा है। इसमें हो रहा है आपकी जो स्टीरियोटाइपिंग बनी हुई है कि भाई जो मेल हैगा वो सिर्फ बाहरी काम करेंगे, नौकरी करेंगे, और जो फीमेल हैगी वो घर पर काम नहीं, घर पर ही काम करेंगे, बाहर नहीं जा सकते हुए। तो ये स्टीरियोटाइपिंग को, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को एलिमिनेट किया जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कंसेप्ट को लेकर चल रहे हैं और इसको अच्छे से करते हुए चल रहे हैं बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जेंडर रूढ़िबद्धता को क्या कर रहा है? एलिमिनेट कर रहा है, समाप्त कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, selecting and presenting stories clippings from newspaper that portray both men and women in non-traditional roles in an effective strategy to, यानी कि समाचार पत्रों से कहानियों एवं कथनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को नॉन ट्रेडिशनल यानी कि गैर परंपरागत भूमिकाओं में
चित्रित करते हैं निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है ये, ठीक है। एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी को बताना आपको इस क्वेश्चन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्रमोट जेंडर बायस, ठीक है, जेंडर बायस को प्रमोट करें यहाँ पर। बी है प्रमोट जेंडर कंसिस्टेंसी, ऐसी कोई बात नहीं है। सी है आपका एनकरेज स्टीरियोटाइपिकल जेंडर रोल्स, या डी है आपका काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप्स। तो बच्चे यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बन रहा है, क्योंकि जो आप लैंगिक और जेंडर रूढ़िबद्धता को क्या कर रहे हो, इनका सामना करने के लिए आप ये कर रहे हो, ठीक है। काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप कर रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है। ना तो आप जेंडर बायस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर, ना तो आप जेंडर कंसिस्टेंसी कर रहे हो, ना ही आप एनकरेज स्टीरियोटाइपिंग टिपिकल जेंडर रोल्स, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन कट जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, 10 क्वेश्चन है आपका। अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है, यानी कि सेवरल रिसर्च स्टडीज शो दैट टीचर्स हैव मोर ओवरऑल इंटरेक्शन विद बॉयज देन गर्ल्स। व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। आपसे ये पूछा जा रहा है कि अनेक शोध अध्ययनों से ये पता चल रहा है कि जो टीचर हैगी वो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया कर रही है, ठीक है, इंटरेक्शन कर रही है। तो ये किसकी विवेचना है, एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकती है, ये बताना आपको। ऑप्शन नंबर ए कहता है बॉयज़ हैव मच मोर एकेडमिक कैपेबिलिटीज़ देन गर्ल्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक जेंडर बायस हो सकता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कह सकते हम, क्योंकि लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती है, ये नहीं कह सकते। बॉयज़ नीड मोर अटेंशन देन गर्ल्स, ये भी गलत बात है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, ऐसा कुछ नहीं है। सी कहता है कि दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस। यस, ये किसका एग्जाम्पल है, जेंडर बायस का, ठीक है, क्योंकि आप लड़कियों की अपेक्षा लड़कों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। तो ये किसका, जेंडर बायस, जहाँ पर आप एक पक्ष की ओर अपना मत रखते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन रहा है। और डी भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि डी क्या कहता है, बॉयज़ आर इजियर टू मैनेज देन गर्ल्स इन द क्लासरूम, यानी कि कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जेंडर बायस का एक एग्जाम्पल दिया गया। आया और क्वेश्चन है बच्चा, आपको देखने को मिल सकता है आपके सीटेट एग्ज़ाम में, जुलाई या अगस्त वाले में, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, अच्छे से देखते हुए कंसेप्ट के थ्रू हम इसको लेकर चल रहे हैं, अच्छे से समझते हुए चलना, और अपने नोट डाउन, जो भी मैं कंसेप्ट आपको या टर्म बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन किसका है, कथन है, यानी कि आपको ये बताना। द स्टेटमेंट मैन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन वीमेन। तो ये क्या कर रहा है बच्चे, ऑप्शन नंबर कह रहा है सो जेंडर बायस, बी कह रहा है इज ट्रू फॉर डिफरेंट डोमेन्स ऑफ इंटेलिजेंस, सी कह रहा है इज ट्रू, या डी कह रहा है मे बी ट्रू, सही हो सकता है या, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जेंडर बायस हो रहा है, क्योंकि पुरुष की स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा आप बुद्धिमान कह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान ने एक ही बुद्धि दी है सभी को, बस उसको अप्लाई करने में बच्चे कुछ ज़्यादा मेहनत करते हैं और कुछ कम करते हैं, ठीक है। तो इसका फ़र्क हो जाता है, नहीं तो भगवान ने सभी को एक ही माइंड दिया है, ठीक है, बस उसका यूज़ कुछ पॉजिटिव में करते हैं और कुछ नेगेटिव में करते हैं। तो ये आपका जेंडर बायस हैगा, जो आपसे ये क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो ये कथन है आपका लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए फिर से आपका एक क्वेश्चन से यही आ रहा है, जेंडर क्या है।
तो मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट उसमें ही, जब हमने क्लास को शुरू किया था, तो ये क्या है, जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है। अगर बच्चे मैं आपसे पूछ लूँ सेक्स क्या है, यानी कि लिंग, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, इसका आंसर क्या होएगा? तो अगर जेंडर को हटाकर मैं सेक्स को ले लूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बायोलॉजिकल। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, बायोलॉजिकल। ठीक है, अगर आपको जेंडर से क्वेश्चंस आ रहा है, जेंडर से पूछ रहे हैं, तो आपका जेंडर होगा तो वो होगा सोशल कंस्ट्रक्ट, और आपका सेक्स वहाँ पर दिख रहा है तो वहाँ पर आप बायोलॉजिकल पर टिक करोगे। ठीक है, बात अच्छे से समझ में आ गई होगी होपफुली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है जो आपसे पूछ रहा है, द फॉलोइंग कैटेगराइज इफ अफेक्ट जेंडर एक्सेप्ट। एक्सेप्ट फिर से आ गया क्वेश्चंस, जहाँ पर एक्सेप्ट दिखेगा, नॉट दिखेगा और लीस्ट दिखेगा। हम ध्यान से केयरफुली होकर उस क्वेश्चन को रीड करेंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका हम सही आंसर दे सके। तो आपसे क्वेश्चन है कि डैश के अलावा, यानी कि एक को छोड़कर निम्नलिखित श्रेणियाँ जेंडर को प्रभावित करती है। इनमें से कौन सा वो टर्म है जो जेंडर को प्रभावित नहीं करती है? देखिए, जो आपकी निर्जातीयता है, ऑप्शन नंबर ए, ये आपको, यानी कि जो आपके जेंडर को अफेक्ट करती है। बी आपकी रिलीजन, ये भी धर्म भी आपका करता है। और जो आपका डी हैगा लैंग्वेज, ये भी आपका प्रभावित करता है। बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी, एप्टीट्यूड आपका जेंडर में कोई महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। ठीक है, ये तो एक टर्म हैगी एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ये आपने देखा भी होगा, नाम भी सुना होगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, अ गुड टेक्स्ट बुक अवॉइड्स। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, आ सकता है आपके एग्जाम में। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचती है। आपको ये बताना है गुड टेक्स्ट बुक अवॉइड्स किससे अवॉइड्स होती है, तो एक जेंडर बायस से, या बी है जेंडर सेंसिटिविटी से, सी है जेंडर इक्वेलिटी से, या डी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। देखिए, गुड टेक्स्ट बुक्स में क्या क्या गुण होते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनमें, ठीक है, जेंडर इक्वेलिटी होती है और जेंडर सेंसिटिविटी भी होती है। बचा क्या बच्चे, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेंडर बायस। आपने देखा कभी कि भाई जेंडर बायस गुड टेक्स्ट बुक में देखने को मिले? यानी कि आपने जेंडर बायस नहीं दिखाना है अच्छी टेक्स्ट बुक में, यानी कि अच्छी पाठ्य पुस्तक में। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे जैसे आपने कोई बुक हैगी, उसमें सिर्फ आपने मेल मेल की, यानी कि बॉयज़ की फ़ोटो लगा रखी है, आपने एक भी लड़की की फ़ोटो वहाँ पर नहीं लगा रखी। ठीक है, और एक एग्जाम्पल और देखते हैं, आपने सिर्फ बॉयज़ के खिलौनों के बारे में ही वहाँ पर पिक्चर लगाई और है, लड़कियों की उनके खिलौने के पिक्चर नहीं लगाई हुई है। तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हो बच्चे, जेंडर बायस कर रहे हैं। तो इस जेंडर बायस को वहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए जेंडर बायस को। अच्छी टेक्स्ट बुक में, गुड टेक्स्ट बुक में क्या करना चाहिए, दोनों को ही इक्वली पिक्चर शो करनी चाहिए, बॉयज़ की भी और गर्ल्स की भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन अ क्लासरूम। कक्ष में जेंडर लिंग विभेद क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, लिंग भेदभाव बच्चे। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, लिंग भेदभाव। जैसे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रभावित तो करेगा ही बच्चे। ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा। ठीक है, बी है शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, मे बी। सी देखते हैं, मे लीड टू एनहेंस्ड
एफर्ट और परफॉर्मेंस ऑफ द मेल स्टूडेंट्स, यानी कि पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। डी आपका महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जा सकता है। फिर आप यहाँ पर महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं बोल सकते। ऑप्शन नंबर बी, इसमें ए और सी और डी से बेटर आंसर आपका बी में दिख रहा है, जहाँ तक कि देख सकते हो आप, क्योंकि मे लीड टू डिमिनिश्ड एफर्ट और परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चे शिक्षार्थियों के हसमुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, ये दर्शाता है। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है कि एक अ स्कूल गिव्स प्रेफरेंस टू गर्ल्स while preparing students for a state level solo song competition, this is reflects, यानी कि राज्य स्तर की एक एकल गायन की प्रतियोगिता हो रही है, कंपटीशन हो रहा है सोलो सॉन्ग के ऊपर, और के लिए विद्यार्थी को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को ही वरीयता दे रहे हैं। आप लड़के को चुनने की बजाय आप लड़कियों को चुन रहे हो, यानी कि दोनों का आप वहाँ पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा सकते थे, पर आपने किसको चुना? गर्ल्स को चुना। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि आपकी जो स्टीरियोटाइप बनती आ रही है कि भाई जो आपके नाच गाना है कि यानी कि उसमें लड़कियां इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, दोनों इम्पोर्टेंस रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, आपने एक्टर्स देखे होंगे कितने इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं अपने फिल्मों में। ठीक है, और हीरोइनिस भी हैगी, हीरो भी हैगे, वो कितना इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं अपनी फिल्मों में, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया जा रहा है, तो ये क्या हो सकता है? ना तो आपका ये ग्लोबल ट्रेंड्स है, ठीक है, ना प्रेगमेटिक अप्रोच है, ना प्रोग्रेसिव थिंकिंग है। ठीक है, तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो बच्चे? जेंडर बायस कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? जेंडर बायस कर रहे हो, एक पक्ष की ओर मत रख रहे हो आप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चे। कक्षा 8वीं की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र है, शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाले के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष है। ठीक है, यानी कि आपसे कह रहे हैं कि जो घर के काम में तो आप पिक्चर देखने को मिल रही है महिला की, ठीक है, और जो डॉक्टर और पायलट के रूप में किसकी पिक्चर देखने को मिल रही है? मेल की। तो इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकती है या सकता है, तो ये किसको प्रमोट करता है? जेंडर एम्पावरमेंट को, जेंडर स्टीरियोटाइप को, जेंडर रोल प्ले को, या जेंडर कंसिस्टेंसी को? देखिए बच्चे, तो ये क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप को शो कर रहा है, क्योंकि जो आपकी धारणा तैयार की गई है कुछ इस तरह से तैयार की गई है कि भाई जो फीमेल हैगी वो घर पर ही काम करेगी, यानी कि अपने घरेलू काम करेगी, और जो मेल हैगा वो बाहर जाकर नौकरी करेंगे। ठीक है, डॉक्टर है, पायलट है, उसमें किसका इम्पोर्टेंस रोल प्ले किया गया है? यहाँ पर मेल को इम्पोर्टेंस दी गई है, जो कि एक गलत बात है। आपने दोनों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चे। When parents buy dolls for their daughters and football for their sons, their decision reflects. आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब अभिभावक अपनी पुत्रियों के लिए गुड़िया और पुत्रों के लिए फुटबॉल
गेंद खरीदते हैं, तो उनका ये निर्णय दर्शाता है, किसको दर्शाता है बच्चे? तो बच्चे अब मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आपको, जैसे आपने यानी कि बॉयज़ के लिए तो ली फुटबॉल और डॉटर के लिए ली डॉल, तो ये किसको शो कर रहा है? ये आपकी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को शो कर रहा है, ना तो आपकी जेंडर कॉन्सिस्टेंसी को ला रहा है, ना इंसेंसिटिविटी को ला रहा है, ना एम्पावरमेंट को ला रहा है बच्चे, ये ला रहा है आपकी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, लैंगिक रूढ़िबद्धता को यहाँ पर दिखाया जा रहा है, यहाँ पर शो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, जब एक शिक्षक ये समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, ये दर्शाता है कि अध्यापक वहाँ पर क्या कर रहा है? When a teacher considers boys as a natural better at a mathematics than girls, it's so that the teacher is। तो ऑप्शन नंबर ए है एथिकल दिखा रहे हो वहाँ पर आप, बी है जेंडर बाइस कर रहे हो, सी है मॉरलिस्टिक कर रहे हो, या डी आपका राइट माइंडेड हो। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? जेंडर बायस कर रहे हो, ठीक है। आप एक पक्ष की ओर जा रहे हो, यानी कि आपने ये अपने दिमाग में ये सेट कर लिया कि जो आपका स्वाभाविक रूप से आप लड़के गणित में ही अच्छे होंगे लड़कियों के बजाय, ठीक है। लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, आपने ये अपने माइंड में कंसेप्ट को सेट किया गया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ समझने के ऊपर बात होती है बच्चे। कुछ को ज़्यादा समझ में आ जाता है, कुछ को कम, सिर्फ उसको यूज़ करने के तरीके होते हैं कुछ। तो ये हमारा जेंडर बायस है, यानी कि लिंग पक्षपाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का जो लास्ट क्वेश्चन हैगा, और ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा बच्चे, फिर हम कल न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा, और ये संकेत करता है कि अध्यापिका क्या है? यानी कि अ टीचर लेबल द हेड ऑफ अ कमिटी एज चेयरपर्सन इंस्टीड ऑफ चेयरमैन। यहाँ पर टीचर ने क्या, हेड टीचर ने क्या लिखा? चेयरपर्सन, यानी कि जो आपका स्थान क्या, सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिख दिया, ठीक है। उन्होंने चेयरमैन की जगह क्या लिख दिया? चेयरमैन की जगह यहाँ पर क्या लिख दिया? चेयरपर्सन लिख दिया, ठीक है। तो ये किसको शो कर रहा है बच्चे? तो ये शो कर रहा है बच्चे आपके ऑप्शन नंबर ए कहता है कि फॉलो एज अ मोर एक्सेप्टेबल टर्म, एक अधिक उपयुक्त परिभाषित शब्द का पालन करती है, ऐसा कुछ नहीं है। हैज़ अ गुड कमांड ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज पे गुड कमांड है, ये भी नहीं है। इज़ ड्यूरिंग, यहाँ पर ड्यूरिंग नहीं आएगा बच्चे, यहाँ पर यूज़ आएगा, ठीक है। इज़ यूज़ अ जेंडर फ्री लैंग्वेज, यस। और डी कह रहा है कि हैज़ जेंडर बायस, देखिए यहाँ पर जेंडर बायस की तो कोई बात ही नहीं की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन रहा है बच्चे। आप क्या कर रहे हो कि इज़ यूज़ अ जेंडर फ्री लैंग्वेज, यानी कि एक लिंग मुक्त भाषा का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि सभापति मैन ही होगा, यहाँ पर विमेन भी आ सकते थे, इसलिए आपने वहाँ पर क्या यूज़ किया? चेयरपर्सन का यूज़ किया बजाय चेयरमैन के, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया? जेंडर फ्री लैंग्वेज का यहाँ पर यूज़ किया है। एक एग्जांपल और देखते हैं हम, ताकि आपको ये समझ में आ जाए ये कंसेप्ट। जैसे आपने देखा होगा, हम शादी में जाते हैं कहीं भी, या कहीं फंक्शन में जाते हैं, तो हम फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो हम क्या कहते हैं? कैमरा मैन को बुलाओ भाई, कैमरा मैन को बुलाओ, ठीक है। तो
आप वहाँ पर कैमरा मैन का यूज़ कर रहे हो, आप कैमरा वीमेन का यूज़ क्यों नहीं कर रहे? आपको पता है कि कैमरा में यानी कि जो फ़ोटो खींचता वो आदमी ही होगा, यानी कि मेल ही होगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या का यूज़ कर रहे हो? कैमरा मैन का। आपको वहाँ पर कैमरा मैन की बजाय किसका यूज़ करना चाहिए? कैमरा पर्सन, ठीक है, कैमरा पर्सन। क्योंकि कैमरा पर्सन तो कोई भी हो सकता है ना, यानी कि इसमें ही आपका मेल भी आ सकता है और आपका फीमेल भी आ सकता है। तो कैमरा पर्सन का यूज़ आप वहाँ पर कर सकती हो, जो एक जेंडर फ्री लैंग्वेज होगी, ठीक है बच्चे। तो आज का ये कंसेप्ट हमारा था बच्चे जेंडर के ऊपर। तो होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा और हमारा जो जेंडर टॉपिक था वो भी पूरा कंप्लीट हो गया है। और बच्चे जेंडर से जितने क्वेश्चंस बन सकते थे, यानी कि इससे बाहर कोई क्वेश्चंस जा नहीं सकता, ठीक है। और इसको अच्छे से हमने तैयार किया है ताकि आपका एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस दिखे और इसके कंसेप्ट के थ्रू आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखो और उसको आंसर करो, तो अच्छे से समझकर आप आंसर वहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो और आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हो तो बच्चे आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बच्चे। आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल एक जोश और उमंग के साथ फिर एक न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, क्योंकि इस जंग में रुकना और थकना मना है। जय हिंद, जय भारत।